जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिलेगा या अनुभव, दोनों ही अमूल्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कार्य चाहे सही हो या गलत, कुछ न कुछ अनुभव दे के ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा 24x7 पर। आज मैं आपको औसत से जुड़ी समस्याओं को हल करेंगे। यदि आपको औसत का अ भी नहीं आता, तो यकीन मानिए आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है, आप अपने पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी मैं बताऊं, उसे नोट डाउन करते जाइए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जो प्रश्न है उसे अपने विधि से हल करिएगा। फिर मेरे विधि को देखिए, आपको क्या समझ में आता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए पहले जानते हैं औसत की परिभाषा। औसत दी गई राशियों की कुल योग तथा राशियों की कुल संख्याओं के अनुपात को औसत कहते हैं। औसत को माध्य या माध्यमान भी कहते हैं। इस माध्य और माध्यमान को भी याद रखिएगा कि औसत ही कहते हैं। सवालों में हम इसको यूज करेंगे। अर्थात औसत ए बराबर दिए गए परिणामों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए मेरे पास कोई परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5। तो औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर कर देना, यानी सभी संख्याएं कब बराबर होंगी उसी को औसत कहते हैं। तो एक तरीका तो इसने एक फार्मूले में लिख दिया कि औसत बराबर होता है परिणामों का योग। तो इसको प्लस अगर कर देंगे आप और 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एक 6, 6 12, 15 और बटा 5 ये हो जाएगा 3। यानी कि विषम संख्या है तो इसका तो एक मध्यमान बीच में ही दिख रहा है, 2 इधर 2 इधर, तो 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट आप सभी संख्याओं को जोड़िए, उस संख्याओं से जितनी संख्या उससे भाग दीजिए और फिर आप इसका औसत निकाल सकते हैं। आइए अब औसत से जुड़े कुछ सहायक बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए दे दिया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब होता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप लिखेंगे n ऑफ n प्लस 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। लेकिन यदि इसका औसत पूछा जाए तो आपको पता है कि n जितनी संख्याएं होती है सभी को जोड़िए और उसी संख्या से क्या करिए, भाग कर दीजिए जितनी संख्या है। यदि मैं इसको n से भाग कर दूं अगला स्टेप में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, n प्लस 1/2। और एक n यहाँ पे कर दिए, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया कि जो प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, वो क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 और बाई 2। यानी कि प्राकृतिक संख्या अगर एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपान करेंगे 6। अब देखिए 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, यानी 3 7 हो गए टोटल 21/6। कटा देंगे आप इसको तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 दूना 6, यानी 3.5 क्या होगा, इसका एवरेज होगा। एक तो ये तरीका हो गया। और यदि आपको फार्मूला याद है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका जो औसत होता है n प्लस 1/2 होता है, तो आप कहेंगे कि इसमें 6 संख्याएं और एक ऐसे लगाएंगे और बटा 2 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 7/2 और फिर आपको कितना मिल जाएगा 3.5। ये तो दूसरा भी तरीका हो गया। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो एवरेज होता है वो माध्य भी होता है, यानी 3 इधर से होगा 3 इधर से होगा, तो इसका माध्य के बीच में यहीं पे कहीं एवरेज क्या होगा, बैठा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4, 3 और 4 का औसत एवरेज क्या होगा, बटा 2 इन दोनों संख्याओं का औसत। तो ये भी क्या हो जाएगा 7/2 बराबर 3.5। यानी आप या तो जोड़ के पूरा लगाएं या आपको फार्मूला याद है उस तरह लगाएं। यदि ये सम संख्याओं में है तो आपको पता होगा कि सम संख्या होगी तो एवरेज जो होता है माध्य होता है, तो वो दोनों साइड दोनों तरफ आधा आधा बांट दीजिए और जिसके बीच में होगा उनके दोनों अगल बगल की संख्याओं का आधा कर दीजिए, तो भी एवरेज मिल जाएगा।
और यदि ये विषम संख्याएं रहती, जैसे 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता और 5 रहता, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो एवरेज होगा ये कहीं ना कहीं बीच में बैठा होगा। तो चेक करते हैं क्या ये सही है। तो जोड़िए इसको। तो 1 और 5 6, 4 2 6 12 3 15 और टोटल कितने हैं 5। तो आपको मिल गया 3। यानी एक हमने ये देखा कि यदि संख्याएं सम है तो उसको बीचों बीच बराबर बांट लीजिए जितनी संख्या है, और उसके बीच में जो संख्या आएगी माध्यिका, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो नंबर बैठे हैं उसका आधा कर दीजिए। वो माध्यिका आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और यदि ये विषम संख्याएं हैं, केवल 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो 3 का होगा 5 होगा तो उसके बीच में 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड बैठेगी, वो ऑलरेडी क्या होगा, उसका एवरेज हो जाएगा। 7 होगा तो 3 लेफ्ट हैंड साइड 3 राइट हैंड साइड और बीच में वो संख्या क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज हो जाएगी। तो ये तो कुछ तथ्य थे प्राकृतिक संख्याओं से जुड़े। अब चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र देखेंगे और उसका औसत कैसे ज्ञात करना है उसको सीखेंगे। दोस्तों ये बेसिक है, थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस रखिए और जैसे ही सवाल आएगा आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हीं की मदद से आप सवालों को विदिन 30 सेकेंड्स में लगा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग को हम लोग लिखते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और सब क्या है प्लस प्लस, यानी कि ऐसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस एन का स्क्वायर। अब एन की वैल्यू 10 हो 5 हो 8 हो जो भी हो वो सब चलेगा। तो इसकी जो फार्मूला अब बनेगी वो होता है एन ऑफ एन प्लस वन ऑफ 2n प्लस 1 बाई 6। ये तो होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन हमें तो इसका औसत निकालना है। तो औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे और जितनी संख्या होगी उससे आपको भाग देना होगा। तो इसमें संख्या कितनी है, तो संख्या तो इसमें n है, तो इसके योग में क्या करेंगे, भाग दीजिए। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 फार्मूला हो गया और आप n से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एवरेज क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। अब ये आपको बहुत आसानी से क्या होगा, वर्गों का योगफल का औसत निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको अब 1 4 9 16 इस तरह से लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उससे सिंपल वे है कि हम इसका फार्मूले को रट लें या याद कर लें और हम सीधे अप्लाई करें और रिजल्ट को प्राप्त कर लें। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और उसका औसत। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के घनों को 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब इस रूप में सवाल दिया होगा। तो आप इसका योगफल निकालने के लिए लिखेंगे n का क्यूब, यानी प्राकृतिक संख्याओं का घन बराबर n प्लस 1 बाई 2। यानी जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है उसको लिखिए और पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये तो मिल गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग। अब बात करते हैं इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज तो आपके पास सीधा पता है कि n का क्यू बटा n होगा। तो चलिए यहाँ पर भी लगा देते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 और n आपका डिवाइड करेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत आपको n प्लस 1 बाई n ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 के रूप में मिल जाएगा। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग और उसके औसत के बारे में जाना। अब प्राकृतिक संख्याओं में भी कुछ सम संख्याएं होती हैं, कुछ विषम संख्याएं होती हैं। तो यदि n विषम संख्याएं दे दी हो तो उसका योगफल क्या होगा। तो आप लिखिए, देखिए दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग बटा संख्या। तो आपका हो जाएगा n। यानी आपको कुछ नहीं करना होगा, जैसे ही सवाल में बोले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं
का औसत क्या होगा, आप डायरेक्ट जितनी संख्या है उसी संख्या को टिक कर देंगे। ठीक है। अब पूछा है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 होता है। तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, तो इसका एवरेज होगा n प्लस 1 और बाई जितनी संख्या है भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा n प्लस 1। अब देखिए कितना आसान हो गया कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, जितनी संख्या रहेगी उसमें एक जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर तैयार है ना। मज़ेदार। यानी जो संख्या मान लीजिए कि 10 तक पूछा है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, जैसे सम संख्या क्या होगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ सीधे कहाँ तक जाएगा 10 संख्या 20 तक जाएगी, तो आपके पास 10 और प्लस 1 11 ही इसका क्या होगा जवाब हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके जाएगा 50 तक। अब पूछा इसका औसत क्या होगा, तो पहला तरीका तो आप एडिशनल लगाएंगे कि इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा सिग्मा n बराबर हो जाएगा n प्लस 1 और n और बाई 2, तो आपके पास हो जाएगा 50 प्लस 1 और बटा 2, इतना करेंगे। अब इसके बाद ये हो जाएगा 25 और गुणा करेंगे 51 में 25 का, तो कितना आएगा 25 × 25 को 5 कैरी 2 25 5 125 125 124 127, यानी कि 1275 आएगा। अब इसका औसत लिखा लेंगे तो आपको कितना लिखना होगा 1275 बटा 50, और जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 × 100 हो जाएगा 100 2 7 5 25 5 बार जाएगा फिर, और उसके बाद 0.5 बार जाएगा। अब एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन करने की क्या आवश्यकता है, हम अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम इसको स्मार्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे ये होता है कि यदि कोई भी सीरीज दी हो और वो सब समान अंतर पे चलते हों तो इसका एवरेज होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 51 बटा 2 और ये आपको मिल जाएगा 25.5। ये होता है इसका तरीका। यानी कि जब इसके बीच में गैपिंग क्या एक एक का गैपिंग हो, दो दो का गैपिंग हो, तीन तीन का गैपिंग हो, सभी यानी कांस्टेंट हो सभी पदों में, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सीधे ए बराबर एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा 2 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अभी दोस्तों कुछ देर पहले मैंने बताया कि यदि आपके सामने विषम संख्याओं का सीरीज आ जाए तो उसका सम क्या होता है n² होता है, और औसत क्या होगा तो n से भाग दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा n। अब इसमें 60 तक के में कितने विषम प्राकृतिक संख्या होंगे, तो 1 3 5 7 और 59 तक ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर या तो आपको ये सीधे काउंट करना होगा कि ये 30 होंगे, या तो एक फार्मूला है यनवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका यनवा पद तो 59 हो गया, तो यहाँ पर 59 डाल लीजिए। प्रथम पद क्या है 1 है और प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी क्या होता है इसका सर्वांतर होता है, यानी 1 और 3 के बीच में और 5 और 7 ऐसे जो संख्याएं जब इनके बीच में क्या अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 59 - 1 बराबर 2 टाइम n-1, ये 58 बटा इसको 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा n-1। अब इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 29 और ये बराबर n-1, तो ये हो जाएगा 30। आपको मिल गया पदों की संख्या 30, और हमने बताया भी था कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n होता है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि केवल आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा है कि
तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हमने बताया था कि n और n+1 होता है और इसका जो एवरेज होता है वो केवल होता है n+1। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 50 और +1 आपका क्या हो जाएगा 51 ही जो होगा 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आशा होगा मुझे कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। क्षमा चाहूँगा, 50 तक में केवल 25 प्राकृतिक सम संख्याएं होती हैं, तो उसका औसत हो जाएगा आपका 25 + 1 = 26। ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया मुझसे, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष अर्थात 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु क्या होगी? तो औसत आयु बराबर हो जाएगा आपका एवरेज बराबर 32 वर्ष प्लस 36 वर्ष और प्लस 46 वर्ष और बट्टा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 6 12 13 14 4 करीबन 4 4 8 और 3 11/3। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38 वर्ष, यानी इस प्रॉब्लम का आंसर होगा 38 वर्ष। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम में वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 31 छात्र हैं और औसत उनका क्या है 30 है। अब कह रहे हैं कि एक अध्यापक भी शामिल हो गए तो टोटल कितने हो जाएंगे लोग? 31 और प्लस 1 यानी 32 लोग हो जाएंगे। तो औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है? 500 ग्राम की। इसका मतलब 32 लोग हैं और उनमें कितने की वृद्धि हो गई? 500 ग्राम, मतलब 1/2 की, यानी 16 केजी। मतलब ये हुआ कि जैसे 30 लोग हैं, 1 2 3 ऐसे करके, और सभी को 30 30 30 30 किलो रखा गया था। ठीक, अब जब मास्टर या अध्यापक आए तो उनका वजन जोड़कर सभी पर 500 ग्राम अतिरिक्त बढ़ गया, यानी कि जो अतिरिक्त वजन कौन लेके आया होगा? अध्यापक लेके आए होंगे। तो ये 30 में जो ये बच्चे थे, अध्यापक में भी तो 500 ग्राम बढ़ा होगा, यानी कि क्या हुआ 32 लोग थे और उसमें क्या हुआ 500 ग्राम जोड़ देंगे तो वो कितने बराबर होगा? 16 किलो के बराबर होगा। तो जो अध्यापक थे उनका वजन कितना रहा होगा? अध्यापक का वजन रहा होगा 30 और प्लस 16 केजी बराबर 46 केजी, यानी अध्यापक का वजन कितना रहा होगा? 46 केजी। अगला प्रश्न है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना होगा? यहाँ पे देखिए, यानी 10 नाविक थे, 1 2 3 4 5 और ये 10 नाविक हो गए मान लीजिए। सभी के पास 56 किलो का क्या था? वजन था। अब एक नया व्यक्ति आया, इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे नया व्यक्ति आए तो सभी में क्या किया? 800 ग्राम वेट को ऐड कर दिया गया सभी में, 10 में। तो यानी कि नया जो भार में कितनी वृद्धि हुई होगी? 800 ग्राम गुणे 10 लोगों में वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 8 किलो। तो यानी कि 56 की जगह पर जो नया व्यक्ति आया था वो तो पहले 56 रहा ही होगा और प्लस 8 किलो अतिरिक्त वजन लेके आया, यानी कि 64 केजी। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 केजी। देखिए लिखा है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी कि परिणाम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये परिणाम है। तो इधर से प्रथम जो 6 परिणाम हैं इसका जो औसत है 49 है और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 ये जो है इसका औसत 52 है। यानी कि इसमें 6 क्या हो रहा है? 2 बार रिपीट हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि छठा परिणाम क्या होगा? तो इसके लिए आपको बस क्या करना होगा, जो प्रथम 6 का औसत और लास्ट 6 का औसत को आपस में जोड़िए और कितना है 6 का गुणा करके माइनस जो 11 परिणाम है और 50 उसका आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो सॉरी एक मिसिंग हो गया यहाँ पर, यहाँ पे 52 था। तो आपका हो जाएगा 9 2 11 और 5 और 5 10 101 गुणे 6 और माइनस 0 11 पास से 55। अब आपके पास कितना हो जाएगा 606 माइनस 550, तो ये 50 और 6 56
वो छठवां जो परिणाम होगा वो क्या रहा होगा, 56 रहा होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव, यानी कि 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब देखिए लगातार 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2, यानी n का मान क्या है 100 प्लस 1/2, 100 1/2 मतलब 51.5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बताया गया था कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है केवल n प्लस 1, एक अधिक करके लिख दीजिए, आपके पास हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो रिपीट हो गया है, आप इसको स्वयं कर लीजिएगा। अगला है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अब आप ऐसे लगाएंगे कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। बेटा गिर जाओगी। तो इसका औसत आप निकालेंगे तो अब सभी को जोड़ना पड़ेगा, यानी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 अपान आप करेंगे 7, एवरेज दिया है 33, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तरीके 21 को 1 हाथ में लगा 2, 7 तरीके 21 22 और 23, 231 हो जाएगा। और ये 7x हो जाएगा और प्लस 7 7 14, 7 तरीके 21, तो आपके पास 7x बराबर हो जाएगा 231 माइनस 21 बराबर आपका हो जाएगा 210। तो आपका x बराबर हो जाएगा 210/7 यानी कि 30। लेकिन हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हमने जो आपको बताया उस तरह हम प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया कि यदि ये संख्या 7 है तो विषम संख्या है, 1 2 3, यहाँ पे आपका एवरेज बैठा रहेगा 1 2 3, तो यहाँ पे आपका 33 बैठा है और ये लगातार है, तो यहाँ क्या होगा 34 35 और 36, इधर क्या होगा 32 31 और 30। अब देखिए इस तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, 36। आपका भी वहाँ पे जो आंसर आया था x बराबर 30 आया था, तो सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या लिखा था x प्लस 6, तो आपका क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 बराबर 36। तो ये आसान तरीका है, थोड़ा सा कंसेप्ट को आप बैठाएंगे तो सब आसान हो जाएगा। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सम संख्या होगी, ये 4 सम संख्याएं हैं, तो जो इसका एवरेज होगा ये 2 इधर 2 इधर, तो इसी के बीच में कहीं बैठा होगा, तो इसका औसत क्या है 27 यहाँ बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या रहा होगा सम संख्या, तो यहाँ 26, यहाँ 24, यहाँ पे 28, यहाँ पर 30 रहा होगा, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 30 हो जाएगी, है ना आसान। अगला सवाल है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथा संख्या कौन सा होगा। अब देखिए सतत तो 5 विषम संख्या तो बैठे 1 2 3 4 5, तो 5 विषम संख्याओं का औसत यही महोदय यहाँ बैठे होंगे 95, तो विषम संख्या होंगे तो ये क्या हो जाएंगे 97 और 99, इधर क्या हो जाएगा 93 और 91। तो पूछा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में 1 2 3 4, तो इसका सही जवाब होगा 93। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा। तो 5 संख्या बैठाइए 1 2 3 4 5, और औसत क्या होगा, तब इसका औसत तो यहीं पे बैठे हैं, कौन बैठा है 66, तो सम इधर क्या होगा 68 और 70 यहाँ पे हो जाएगा, और इधर क्या होगा 64 और इधर क्या होगा 62। तो पूछा है बी और ई, तो ये ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो बी 64 और ई 17 का गुणा कर लीजिए, 0 7 चौक 28 और 7 चौक 42 43 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका लास्ट सवाल है मेरे लिए और आपको एक होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 100 के बीच में 50 इवन, यानी कि 50
सम संख्या और 50 विषम संख्या होती है। तो 1 से 99 तक बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 50 विषम और 49 सम संख्या होंगी, क्योंकि हमने तो 100 को इसमें इंक्लूड करना नहीं है। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा? 50। तो हमने कहा था कि इस विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? केवल n होता है। इसलिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है कि 90 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको सवाल लगाने का तरीका पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय ज्ञान गंगा 24x7 को दिया, इसके लिए धन्यवाद।